सोचिए, साल है 1980। एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर एक कोर्ट रूम में दाखिल होता है। उस पर कोई आम आरोप नहीं लगे हैं। उस पर अपनी ही बनाई एक फिल्म के लिए हत्या के 4 आरोप लगे हैं। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और चौंकाने वाले सिनेमाई मुकदमों में से एक की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने हॉरर सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इस स्थिति की गंभीरता को महसूस कीजिए। 1980 का वो इटालियन कोर्टरूम, एकदम सन्नाटा। रुजेरो देवेदातो नाम के इस डायरेक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस भयानक कानूनी शिकंजे में आखिर फंस कैसे गए। मतलब एक फिल्म बनाने के लिए किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मृत्युदंड की धमकी कैसे मिल सकती है? ये तो पागलपन है। और उनके खिलाफ लगे ये आरोप कोई मामूली बात नहीं थे। क्या ये टैक्स चोरी थी? अरे नहीं। मानहानि? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में आरोप सिर्फ अश्लीलता का था, लेकिन देखते ही देखते इसे हत्या के 4 मामलों में बदल दिया गया। अभियोजन पक्ष को पूरा यकीन था कि देवदातो ने कैमरे पर असल में लोगों को बेरहमी से मारते हुए रिकॉर्ड किया है और इस असली खौफनाक फुटेज को एक हॉरर फिल्म बताकर दर्शकों को बेच दिया है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस बेहद विवादित फिल्म की और इसके पीछे की सोच की शुरुआत आखिर हुई कहां से। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ देवदातो कोई आम नौसिखिए नहीं थे। उन्होंने इटालियन सिनेमा के महान दिग्गजों जैसे रॉबर्टो रोसेलिनी के साथ काम सीखा था। वो एक बेहतरीन और टेक्निकली बहुत ही निपुण डायरेक्टर माने जाते थे। और दूसरी ओर फ्रांसीसी मीडिया चीख कर कह रही थी कि ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक असली स्नफ फिल्म है, जहां कैमरे के सामने सच में लोगों की हत्या की गई है। सवाल ये था कि एक दिग्गज का शिष्य अचानक एक खूंखार हत्यारा कैसे मान लिया गया। इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट एक बहुत ही आम सी घटना थी। एक रात देवदातो अपने बेटे के साथ इटली के आतंकवादी समूह रेड ब्रिगेड्स की खबरें टीवी पर देख रहे थे। न्यूज़ चैनल्स उस हिंसा को बड़े ही नाटकीय और सिनेमाई तरीके से दिखा रहे थे। तब देवदातो सोचने पर मजबूर हो गए कि असली राक्षस कौन है, वो जो हिंसा कर रहा है या वो कैमरा जो उसे हमारे मनोरंजन के लिए रिकॉर्ड कर रहा है। बस इसी एक विचार ने कैनिबल हॉलोकॉस्ट को जन्म दिया। अब बात करते हैं इस फुटेज को असली दिखाने की। देवदातो ने कहानी कुछ यूं बुनी कि 4 अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स अमेज़न के जंगलों में जाते हैं और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। बाद में एक प्रोफेसर को उनकी छोड़ी हुई फिल्मों के डिब्बे मिलते हैं और फिल्म का दूसरा हिस्सा वही खोया हुआ फुटेज है। लेकिन वो फुटेज इतना असली क्यों लगा? क्योंकि देवदातो ने दर्शकों को धोखा देने के लिए एक एकदम क्रांतिकारी तरीका अपनाया। उन्होंने असली अमेज़न के जंगलों में जाकर शूटिंग की। वहां की असली जनजातियों को कास्ट किया, जिन्हें कैमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने एकदम रॉ फिल्म स्टॉक का इस्तेमाल किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने हाथ में पकड़े जाने वाले कैमरों यानी हैंडहेल्ड कैमरों से शूट किया। वो हिलता हुआ अस्थिर फुटेज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई असली डॉक्यूमेंट्री क्रू किसी मुश्किल हालात में शूट कर रहा हो। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सच में बहुत दिलचस्प है। आइए इस फिल्म के सबसे कुख्यात दृश्य के पीछे की सच्चाई को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। एक लड़की को सूली पर चढ़ाए जाने का वो भ्रम कैसे बना? पहला कदम, लोहे के खंबे के बेस पर एक साइकिल की सीट जोड़ी गई जिस पर वो एक्ट्रेस आराम से बैठी थी। दूसरा, उसने अपने मुंह में बालसा लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दबा लिया ताकि लगे कि खंबा आर पार हो गया है। और तीसरा, कैमरे का एंगल इतनी सटीकता से चुना गया कि वो साइकिल की सीट छुप गई और बूम, दृश्य बिल्कुल एक असली मौत जैसा दिखने लगा। लेकिन ये एक्सट्रीम रियलिटी ही देवदातो के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। ये नंबर 1 देख रहे हैं आप? ये कोई आम नंबर नहीं है, ये 1 साल का समय है। इस डॉक्यूमेंट्री के असली होने का भ्रम बनाए रखने के लिए देवदातो ने अपने 4 मुख्य कलाकारों से एक अजीब और बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उन्हें फिल्म रिलीज होने के बाद पूरे 1 साल तक जनता की नजरों से पूरी तरह गायब रहना था। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। पूरी दुनिया को यही लगा कि वो सच में गायब हो गए हैं। और इस हद दर्जे के पागलपन का क्या नतीजा निकला? महान डायरेक्टर सर्जियो लियोन ने प्रीमियर के बाद देवदातो को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था, सब कुछ इतना असली लगता है, तुम पूरी दुनिया के साथ मुसीबत में फंस जाओगे। और सच कहूं तो उनकी ये भविष्यवाणी एकदम सच साबित हुई। प्रीमियर के सिर्फ 10 दिन बाद ही इटालियन अथॉरिटीज ने फिल्म को जब्त कर लिया और देवदातो को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो अब हम वापस उसी कोर्टरूम में आ गए हैं। उम्र कैद से बचने के लिए देवदातों को जज के सामने जल्द से जल्द 2 बहुत ही बड़ी और लगभग असंभव लगने वाली समस्याओं का समाधान करना था। सबसे पहली और सबसे अहम समस्या, अदालत को यह विश्वास दिलाना कि हत्या नहीं हुई है और कलाकार बिल्कुल जिंदा हैं।
देवदातो ने लूका बारबरेशी नाम के एक्टर से संपर्क किया, जिनकी फिल्मों में बड़ी बेरहमी से हत्या होते हुए दिखाई गई थी। फिर एक-एक करके वो सारे मरे हुए कलाकार रोम आए और जज के सामने पेश हुए। सोचिए उस कोर्टरूम का नज़ारा। सिनेमा के इतिहास का ये एक बहुत बड़ा पल था, जब हत्या के आरोप तुरंत ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इंसान तो जिंदा बच गए, लेकिन 40 का ये आंकड़ा हमें कहानी का एक दूसरा पहलू दिखाता है। हत्या के आरोप हटने के बावजूद ये फिल्म दुनिया भर के लगभग 40 से अधिक देशों में बैन कर दी गई, और यहाँ हमें बहुत निष्पक्ष रूप से ये बताना होगा कि इसका कारण क्या था। इसका कारण वो असली जानवर थे जिन्हें शूटिंग के दौरान सच में कैमरे के सामने मारा गया था। इस चीज की आज भी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है, और खुद देवदातो ने भी बाद में इसे अपनी गलती माना था। अब अगर हम इस कोर्टरूम के ड्रामे से थोड़ा जूम आउट करें, तो हम देखेंगे कि देवदातो ने अनजाने में ही सही सिनेमा में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। एक ऐसा ट्रेंड जिसने हॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम इस फाउंड फुटेज जॉनरे के विकास को देखें, तो रोम के एक आपराधिक न्यायालय से निकलकर इसने मॉडर्न हॉलीवुड हॉरर की नींव रखी। 1980 में कैनिबल होलोकॉस्ट ने इस फॉर्मेट का आविष्कार किया। फिर 1999 में द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ने इसे रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 2007 आते आते पैरानॉर्मल एक्टिविटी और रेक जैसी फिल्में आईं, और 2008 में क्लोवरफील्ड ने इस हिलते हुए कैमरे वाले जॉनर को एक भारी भरकम हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लेवल तक पहुंचा दिया। और बड़े स्टूडियोज इस फॉर्मेट के पीछे क्यों पागल हो गए, इस स्लाइड को देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। जरा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न तो देखिए। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट सिर्फ $60,000 के छोटे से बजट में बनी, और इसने $248 मिलियन की छप्पर फाड़ कमाई की। पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो सिर्फ $15,000 में बनी और $193 मिलियन बटोर ले गई। इस शेकी कैम फॉर्मेट ने करोड़ों अरबों डॉलर की एक पूरी नई हॉरर इंडस्ट्री खड़ी कर दी, और ये सब उसी एक विवादित फिल्म और कोर्ट केस के कारण संभव हुआ। साल 2022 में अपनी मृत्यु से पहले जब देवदातो से पूछा गया कि क्या उन्हें इस फिल्म को बनाने का कोई पछतावा है, तो उनका जवाब था नहीं। उनका हमेशा से यही मानना था कि यह फिल्म इस बारे में है कि मीडिया कैसे हिंसा को हमारे लिए एक तमाशा बनाता है। उनका यह आखिरी विचार बहुत गहरा था। आदमखोर कभी भी जंगल में नहीं था। उनका सीधा इशारा मीडिया और उसे मजे से देखने वाले हम दर्शकों की तरफ था। और उनकी इसी बात ने हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के युग में जहां हर विवाद, हर युद्ध और हर हादसे को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, कैमरे के पीछे खड़े लोग और स्क्रीन से चिपके हुए हम लोग, कहीं असली राक्षस हम ही तो नहीं? आज की इस चर्चा को हम इसी तीखे सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। क्या कैमरा ही आदमखोर है? अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई भयानक चीज आपके सामने आए, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा।